आज हम सभी लोग अमेंडमेंट्स देखने वाले हैं। सबसे पहली बात, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपलर अमेंडमेंट्स आए हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट सिंपली बोलता है, सबसे पहला आरओसी देखेगा आपकी लास्ट 2 इयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है, मतलब वो अपनी चॉइस पर डिसाइड कर सकती है दैट इस कंपनी को लाइसेंस देना है या लाइसेंस नहीं देना है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर सीएस मेहंदी तोशनेवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू सीएस वाला। आज हम सभी लोग अमेंडमेंट्स देखने वाले हैं इन द सब्जेक्ट ऑफ एसबीआईएल, दैट इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज में जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं फॉर द अटेम्प्ट जून 25। टुडे वी आर गोइंग टू एड्रेस ऑल ऑफ दोज अमेंडमेंट्स। कौन कौन से चैप्टर में अमेंडमेंट्स आए हैं, वो अमेंडमेंट्स कहते क्या है, तो अमेंडमेंट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व यहाँ पर हो जाने वाली। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहली बात, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपलर अमेंडमेंट्स आए हैं। आप जो पढ़ते जा रहे हो अपने कोर्स पे फोकस करना है, सिलेबस पे फोकस करना है, वो पढ़ते रहना है, साथ साथ जो भी चेंजेस हुए हैं उसका हमें ध्यान रखना है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट अमेंडमेंट जो कॉरपोरेट एंटिटीज एंड कंपनीज वाले चैप्टर में आया है। साथ ही साथ इसका लिंकेज आपको मिलेगा चैप्टर 8 वाले चैप्टर से। सबसे पहला अमेंडमेंट सिंपली बोलता है, जब भी आप ओपीसी का यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन करोगे एट दैट टाइम आपको नॉमिनी का कंसेंट लेना है और वो नॉमिनेशन डिटेल्स आपको आरओसी के पास फाइल करनी रहेगी। अच्छा, कौन से फॉर्म में? जो स्पाइस प्लस फॉर्म है फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, उसी स्पाइस प्लस फॉर्म में आपको यहाँ पर नॉमिनी का कंसेंट चाहिए और ये फाइल करना है आरओसी के पास। अच्छा, ये स्पाइस प्लस के साथ साथ हमारा ई मेमोरेंडम और ई आर्टिकल्स भी यहाँ पर फाइल होगा। सो सबसे पहला पॉइंट जो स्पेसिफाई कराता है, यहाँ पर नॉमिनी का नाम एंड नॉमिनी की कॉन्सेंट यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी आपको ओपीसी के मेमोरेंडम में। तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हुआ है। ओपीसी के मेमोरेंडम में क्या होना चाहिए? नॉमिनी का नेम एंड नॉमिनी का कंसेंट। अभी यही आपको किसके पास फाइल करनी है? यही नॉमिनेशन डिटेल्स, यही कंसेंट स्पाइस प्लस INC 32 में आपको फाइल करनी है आरओसी के पास। साथ ही साथ EMOA एंड EOA भी हमें फाइल करने। सो आई होप हमारा पहला पॉइंट क्लियर होगा। सेकेंड वाला अमेंडमेंट आई कुड से वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देर आर चांसेस कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। ये अमेंडमेंट है रिलेटेड टू हमारा सेक्शन 8 कंपनी। ये अमेंडमेंट आखिरकार बोलता क्या है? वी ऑल नो सेक्शन 8 कंपनी के लिए आरओसी लाइसेंस देता है। जैसे ही लाइसेंस मिला दैन यू कुड कमेंस योर बिजनेस एज अ सेक्शन 8 कंपनी। तो रजिस्ट्रार लाइसेंस देने से पहले कुछ पॉइंट्स कंसिडर करेगा फॉर अ सेक्शन 8 कंपनी एंड यहाँ पर वो पॉइंट्स के बारे में बात करी गई है दैट क्या पॉइंट्स कंसिडर होंगे बाय अ आरओसी। तो यहाँ पर देखते हैं एडिशनल कंसिडरेशन क्या करेगा आरओसी इन केस ऑफ इशूइंग लाइसेंस फॉर सेक्शन 8 कंपनीज। सबसे पहले आरओसी देखेगा आपकी लास्ट 2 इयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। सो लास्ट 2 इयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी जाएगी। जब आप अप्लाई कर रहे हो वैसे लास्ट 2 इयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे। अगर एक ही साल हुआ है आपकी सेक्शन 8 कंपनी को, इन दैट केस वहाँ पर देखा जाएगा उस साल का बोर्ड रिपोर्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट क्या है, क्या कंपनी एक्चुअल में फंक्शन कर रही थी, ये सारी चीज़ें कंसिडर करी जाएगी। एक एप्लीकेशन भेजी जाएगी आपकी अथॉरिटी को यहाँ पर। अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन है तो उन्हें ऑब्जेक्शन बताना होगा 30 डेज में। इफ़ एट ऑल 30 डेज में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया या फिर ऑब्जेक्शन आया सही नहीं था, इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट उसके डिस्क्रिशन पे डिसाइड करेगी लाइसेंस देना है या लाइसेंस नहीं देना है फॉर ए सेक्शन 8 कंपनी। सो बेसिकली देर आर 2 क्राइटेरियाज। सबसे पहले आरओसी कंसिडर करेगा पिछले 2 साल का आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न।
देन एक ही साल हुआ है तो देखिएगा बोर्ड रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट क्या है। यहाँ पर हम बोलेंगे किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, जो भी ऑब्जेक्शन है 30 डेज में देना है। अगर कोई ऑब्जेक्शन आता भी है तो ऑब्जेक्शन को कंसिडर करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है, मतलब वो अपनी चॉइस पर डिसाइड कर सकती है दैट इस कंपनी को लाइसेंस देना है या लाइसेंस नहीं देना है, राइट। सो दैट इज अबाउट हमारा सेक्शन 8 कंपनी। अभी कुछ निधि कंपनी से रिलेटेड बातें हैं यहाँ पर, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग निधि कंपनी के जो भी रूल्स थे, NDH1, NDH2, ये जितने भी फॉर्म्स थे निधि कंपनी के फॉर्म्स सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं। इट मीन्स अब आपको ये फॉर्म्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्म सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं यहाँ पर, बिकॉज MCA V2 से V3 पोर्टल पर माइग्रेट हो गए ये सारे फॉर्म्स एंड दीज आर सब्स्टिट्यूटेड। अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इन दैट केस आप एक नोट बना के लिख सकते हो दैट नाउ दीज फॉर्म्स आर सब्स्टिट्यूटेड ड्यू टू द माइग्रेशन फ्रॉम MCA V2 पोर्टल टू V3 पोर्टल, ठीक है। सो दैट एग्जामिनर वुड ऑल्सो नो कि ये जो बच्चा है अपडेटेड है, इससे यहाँ पर नॉलेज, राइट, ओके। फिर बोलता है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है। पहले आपके प्रपोज्ड नेम में अगर निधि वर्ड होता था, इन दैट केस एक डिक्लेरेशन सबमिट करना होता था एप्लीकेंट को, जो ये बोलता था दैट सारी रिक्वायरमेंट्स विच इज मैंडेटेड बाय द रिस्पेक्टिव रेगुलेटर्स ये हमने कंप्लाई कर दी। तो पहले आपको ये डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ता था इफ़ योर नेम ऑफ द कंपनी इंक्लूड्स द वर्ड निधि, ये डिक्लेरेशन सबमिट करना ज़रूरी हो जाता था, जो बोलता था कि जितने भी एप्लीकेंट है, जो भी हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो एप्लीकेंट ने फुलफिल कर दी। लेकिन अभी ये डिक्लेरेशन देना मैंडेटरी नहीं है। सो फॉर निधि कंपनी मना कर दिया, आपको ये डिक्लेरेशन देना ज़रूरी नहीं है, दैट एप्लीकेंट ने रिस्पेक्टिव रेगुलेटर की कंप्लाइंसेस मान ली है और मैंडेट कर दिए। ये रिक्वायरमेंट अभी नहीं एप्लीकेबल है आप पे, सो हम थोड़ा ईजियर कर रहे हैं यहाँ पर कंप्लाइंस, राइट। अच्छा, ये पॉइंट बात करता है रिलेटेड टू द शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। आपका रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, ये बात है इफ इट ऑल आपकी कंपनी इनसॉल्वेंसी में चली गई है और कंपनी में चल रहा है कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। इट मीन्स जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो ट्राई कर रहा है आपकी कंपनी को रिजॉल्व करने की, फिर से रिवाइव करने की। इन दैट केस क्या होगा शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस का। दिस पॉइंट सिंपली सेज कंपनी का मैनेजमेंट टेक ओवर कर लिया है, नए मैनेजमेंट ने यहाँ पर अंडर अ रिजोल्यूशन प्लान, हम यहाँ पर रिजोल्यूशन प्लान देते हैं, बहुत सारे क्रेडिटर्स रिजोल्यूशन प्लान देते हैं दैट किस तरह से कंपनी यहाँ पर रिवाइव हो सकती। सो आपकी कंपनी का मैनेजमेंट पूरा चेंज हो गया, नया मैनेजमेंट आ गया, बिकॉज अंडर अ रिजोल्यूशन प्लान में जो डिसाइड हुआ था ये रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया है, और साथ ही साथ कोई भी अपील किसी ने नहीं करी है रेजोल्यूशन प्लान के अगेंस्ट, ना ही अपील पेंडिंग है कोर्ट और ट्रिब्यूनल में, कोई इंक्वायरी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग नहीं है, और ना ही इनिशिएट हुआ है रेजोल्यूशन प्लान के अप्रूव होने के बाद। इन दैट केस ROC आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का शिफ्टिंग अलाउड कर सकता है। क्या केस देखा, आपकी कंपनी CIRP में थी, कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में थी, तो रेजोल्यूशन प्लान्स आते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट रेजोल्यूशन प्लान, इसी रेजोल्यूशन प्लान के अकॉर्डिंग आपकी कंपनी में नया मैनेजमेंट आया है। अच्छा, ये रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया था, बिल्कुल ये रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड था, साथ ही साथ इस प्लान में किसी ने भी पेंडिंग नहीं था, किसी ने भी अपील नहीं दी है, तो कोई अपील भी नहीं थी जो कि पेंडिंग थी किसी कोर्ट वगैरह में, नो अपील पेंडिंग। साथ ही साथ किसी भी पर्सन ने III नहीं किया, इंक्वायरी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, वो भी पेंडिंग नहीं है। ये सब कुछ केसेस सही है, हमारे फेवर में है, रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बाद देन इन दैट केस ROC अलाउ कर सकता है आपके रजिस्टर्ड ऑफिस की शिफ्टिंग, आप यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर केस आ सकता है
दैट एक कंपनी है जहां पर कंपनी का रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया है, कोई भी इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग नहीं है, किसी ने भी अपील नहीं करी, ये कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना चाहती है, तो क्या ये कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर सकती है? डेफिनेटली यस, ये कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर सकती है। ठीक है, सो अगेन इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है निधि का ही अमेंडमेंट रूल्स आए हैं, दैट इज निधि अमेंडमेंट रूल्स 2024। ये यहाँ पर अमेंडमेंट रूल बोलता है कोई भी कंपनी को निधि लिमिटेड वर्ड यूज नहीं करना है until and unless सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर रहा है उसे। जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं करेगा दैट इट इज अ निधि कंपनी, ये म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी है, तब तक आपको आपके वर्ड में, आपकी कंपनी के नेम में निधि लिमिटेड वर्ड यूज नहीं करना है। वही बात बोलिए, अ कंपनी शेल नॉट यूज द वर्ड निधि लिमिटेड अनलेस इट इज डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। या तो निधि या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी, जब तक आपको सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर ना करे ऑफिशियल गैजेट में, तब तक आप ये वर्ड यूज नहीं कर सकते हो। आपकी कंपनी के नाम में निधि लिमिटेड कैन नॉट बी यूज्ड। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट है रिलेटेड टू हमारा फॉरेन कंपनी के रजिस्ट्रेशन से बहुत छोटा सा पॉइंट आया है विच सेज फॉरेन कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इन दैट केस आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सेंड करने होते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के लिए होते हैं वो फॉर्म FC1 में डिलीवर होंगे, और किसको डिलीवर होंगे? यहाँ पे सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर को। इट इज़ अ सेंटर फॉर अ फॉरेन कंपनी के रिलेटेड काम के लिए। तो जो भी फॉरेन कंपनी यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है उसे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं इन फॉर्म FC1, और किसके पास भेजने हैं? द अथॉरिटीज सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर के पास भेजने। ओके अच्छा, MCA ने बोला है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर को ऑपरेशनलाइज किया है यहाँ पर, और हम चाहते हैं दिस सेंटर रजिस्ट्रेशन सेंटर में जो भी काम हो रहा है, जो भी एप्लीकेशंस आ रही हैं, वो फेसलेस मैनर में है, ऑनलाइन हो और टाइम बाउंड मैनर में हो। टाइमली उसका यहाँ पर हर चीज़ का एप्लीकेशन आएगी, डिस्पोजल हो जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा। तो हम चाहते हैं ये सब टाइमली हो, एंड दैट इज वाई सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है। तो ध्यान रखना, फॉरेन कंपनी डॉक्यूमेंट्स भेजती है फॉर्म FC1 में, किसके पास? सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर के पास। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही है वो टाइम बाउंड मैनर में और फेसलेस मैनर में होती है। ओके, सो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट विच सिंपली सेज, जो रूल है यहाँ पर द कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज अमेंडमेंट रूल्स 24 क्या बोलता है? रूल 9 भी यहाँ पर बोलेगा कि जो भी सिक्योरिटीज प्राइवेट कंपनी भी इशू कर रही है वो आपको डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में यहाँ पर इशू करना है। सो नाउ इट इज कंपलसरी फॉर द प्राइवेट कंपनीज कि आपको सिक्योरिटीज कौन से फॉर्म में इशू करना है? डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इशू करना रहेगा। एक अमेंडमेंट आपकी प्रोड्यूसर कंपनी से रिलेटेड है। प्रोड्यूसर कंपनी जो भी सिक्योरिटीज इशू करेगी it will be only in the dematerialized form, which means इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डीमेट फॉर्म में प्रोड्यूसर कंपनी को यहाँ पर सिक्योरिटीज इशू करनी रहेगी। ओके, सारे प्रोविजंस को कंप्लाई करना है 5 इयर्स के अंदर अंदर फ्रॉम द क्लोजर ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है वहां से 5 इयर्स के अंदर अंदर यू हैव टू कंप्लाई विद द प्रोविजन। सो नाउ इफ एनी प्रोड्यूसर कंपनी wants to issue the securities, it is compulsory उन्हें securities कौन से फॉर्म में इशू करनी है? in the dematerialized form में, right? नेक्स्ट अमेंडमेंट पे जाते हैं विच इज रिलेटेड टू स्टार्टअप और उसका रजिस्ट्रेशन। ये पॉइंट आपको दिखेगा हमारे CAA रूल्स से, दैट इज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन रूल्स 24। यही चीज आपको कंपनी लॉ में भी देखने को मिलेगी। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने एक रूल यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है जो बात करता है फास्ट ट्रैक अप्रूवल प्रोसेस की। जो मर्जर्स हो रहे हैं वो और फास्ट तरीके से होंगे और स्पीडी वे में होंगे, एंड उसके लिए एक सब रूल इंट्रोड्यूस किया गया। किसके बीच में मर्जर हो रहा है? सो इफ एट ऑल स्टार्टअप विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वो मर्ज हो रहा है होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी में। ध्यान रखना, स्टार्टअप कहाँ है? ये स्टार्टअप आउटसाइड इंडिया है, ठीक है।
यहाँ पर मर्जर किसने के साथ करना चाह रहा है, इसकी कोई होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी। कहना ही से ये स्टार्टअप इंडिया में किसी कंपनी में पूरा का पूरा परसेंटेज होल्ड करता है। अगर ये लोग मर्ज होना चाह रहे हैं, सो एमसीए ने इंट्रोड्यूस किया एक सब रूल जो बोलता है फास्ट ट्रैक अप्रूवल प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे मर्जर बहुत ही फास्ट वे में होगा, फास्ट अप्रूवल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है वही पॉइंट, अगर फॉरेन की कोई होल्डिंग कंपनी है होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी के साथ है, कहने से ये जो स्टार्टअप आउटसाइड इंडिया ये भी होल्डिंग ही हो गया। क्या मैं बोल सकती हूँ, डेफिनेटली इसकी ये होली ओन्ड सब्सिडरी इंडिया में है तो ये होल्डिंग कंपनी है। सो यहाँ पर मर्जर होना चाह रहा है, चाहे होल्डिंग कंपनी जो बाहर है और होली ओन्ड सब्सिडरी जो इंडिया में उनके बीच में, या फिर स्टार्टअप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और होली ओन्ड सब्सिडरी इन इंडिया। वहां पर बोला गया ओनली यू विल नीड द अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको किसकी अप्रूवल चाहिए होगी, आरबीआई की अप्रूवल चाहिए होगी। एंड नाउ एलिमिनेट कर रहे हैं द नीड फॉर क्लियरेंस फ्रॉम एनसीएलटी। इट मींस आरबीआई की अप्रूवल चाहिए, एनसीएलटी की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है यहाँ पर। सो ओनली एंड ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिल गया तो आपकी होल्डिंग कंपनी जो बाहर है, होली ओन्ड सब्सिडरी जो इंडिया में है, वो मर्ज हो सकते हैं, फास्ट ट्रैक मर्जर हो सकता है। एंड दिस इज एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ अप्रूवल फ्रॉम द एनसीएलटी। अगैन इंपॉर्टेंट, इट कैन डेफिनेटली बी आस्क्ड कि क्या एनसीएलटी की अप्रूवल चाहिए। एनसीएलटी की विदाउट अप्रूवल आपका मर्जर हो सकता है, देन हो सकता है ओनली विद द अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा एमएसएमई से रिलेटेड, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से रिलेटेड। जाते हैं नेक्स्ट पे, ये क्या बात करता है, हमने काफ़ी सारी अलग अलग स्कीम्स पढ़ी थी एमएसएमई चैप्टर में से, उनमें से ही एक स्कीम है जो बात करती है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या बात करती है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। राइट, अच्छा, ये पॉइंट बोलता है जिस भी इंडिविजुअल को बेनिफिट्स चाहिए यहाँ पर ईएसडीपी स्कीम के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम के अंदर आपको बेनिफिट्स चाहिए, मिल जाएंगे। लेकिन आप एलिजिबल कब होंगे, जब आपने आपका आधार नंबर बताया है, जब आपके पास आधार का यहाँ पर प्रूफ है, आपने आधार को ऑथेंटिकेट करवाया है। सो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वैन यू हैव शोन द प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ द आधार नंबर, कि भैया ये मेरा आधार नंबर आपने बता दिया है, या फिर आप आधार ऑथेंटिकेशन में चले गए हो, देन ओनली आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, ऐसा कोई इंडिविजुअल है यहाँ पर जिसे बेनिफिट्स चाहिए स्कीम के अंदर, लेकिन अभी उसके पास आधार नंबर नहीं है, ठीक है, या फिर उसने एनरोल अभी तक नहीं किया है, देन उस पर्सन को बोला जाएगा आपको एप्लीकेशन भेजनी है आधार एनरोलमेंट के लिए। एंड उस केस में आप कहाँ विजिट करोगे, आधार एनरोलमेंट सेंटर पे विजिट करना है। सो आधार इज़ वेरी नेसेसरी, आपको पहले एप्लीकेशन भेजनी होगी आधार एनरोलमेंट के लिए, एंड फॉर दैट यू कैन विजिट आधार एनरोलमेंट सेंटर। अच्छा, जैसे ही आपने एप्लीकेशन भेजी आधार के लिए, आपको एक एप्लीकेशन नंबर होगा, आप वो भी फर्निश कर सकते हो फॉर अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ ESDP स्कीम हियर, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक बात करता है हमारा रिलेटेड टू एमएसएमई, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। वी ऑल नो दैट एमएसएमई गुड्स को सप्लाई करती हैं और एक्सचेंज में उन्हें कुछ पेमेंट मिलता है। यहाँ पर उसी प्रोविजन से रिलेटेड बोला गया है, अगर एमएसएमई गुड्स सप्लाई करती है कंपनीज को, सो कंपनीज को एक्सचेंज में पेमेंट करना है, पर इन स्पेसिफाइड कंपनीज ने पेमेंट नहीं किया, कितने दिन हो गए, टाइम लिमिट ध्यान रखना, मोर देन 45 डेज हो गए, आपका पेमेंट अभी भी पेंडिंग है, इन दैट केस इन्हीं स्पेसिफाइड कंपनीज को यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन देनी है, एक डिक्लेरेशन देना होता है इन फॉर्म MSME 1। ठीक है, फॉर्म नंबर आपको पता होना चाहिए, MSME फॉर्म 1 में आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है। स्पेसिफाइड कंपनीज बोलेगी मोर देन 45 डेज हो गया, हमारा पेमेंट पेंडिंग है,
लेकिन दीदी 45 डेज कहाँ से हैं? तो ये 45 डेज को काउंट करोगे फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। सो लेट अस अज्यूम कि कंपनी ने गुड्स एक्सेप्ट किए हैं, हम समझते हैं 1 मार्च को, ठीक है, गुड्स एक्सेप्ट किए 1 को, तो 45 डेज को आप कहाँ से काउंट करोगे? 1 मार्च से काउंट करने वाले। अगर मोर देन 45 डेज हो गए हैं, आपने पेमेंट नहीं किया है, तो एक डिक्लेरेशन सबमिट करो। और डिक्लेरेशन का फॉर्म क्या है? एक बार मेरे साथ बोल लो, MSME फॉर्म 1 में डिक्लेरेशन देना रहेगा। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था हमारी MSME चैप्टर से। और देखते हैं MSME का एक और अमेंडमेंट क्या आया है। MSMED एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला गया है, सारी की सारी कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, जिसका टर्नओवर कितना है? मोर देन 250 करोड़ से। सो कहना ही से अगर आपका टर्नओवर मोर देन 250 करोड़ से वो, और आपकी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और कौन सी हो सकती है? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इन्हें क्या करना है? अपने आप को ऑन बोर्ड कराना है एक प्लेटफॉर्म पे। एक नया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर आप कंपनी हो रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट और टर्नओवर कितना है? मोर देन 250 करोड़ से, साथ ही साथ आप CPSE दैट इज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो, तो बोला है आप एक और प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर ऑन बोर्ड हो जाओ। और उस प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसे आप शॉर्ट में बोल सकते हो ट्रेड्स, और इसका फुल फॉर्म में ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म यहाँ पर। सो ये बात करता है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम के बारे में। जो भी रिसीवेबल्स मिलते हैं वहाँ पर डिस्काउंटिंग हो जाएगी। ये कैसे आया है? एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, ये ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? तो बोला गया ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ये ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट हो जाना चाहिए बाय 31 मार्च 25 तक। तो ध्यान रखना, ये कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा है एंड CPSE है, उन्हें अपने आप को ऑनबोर्ड कराना है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे कब तक? बाय 31 मार्च 25। अच्छा, ये स्टेप लिया गया गवर्नमेंट ने सो दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आए, लोग इजीली अपना बिजनेस करें, एंड साथ ही साथ MSME के लिए आप एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते थे। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे मिसलीनियस अमेंडमेंट के ऊपर, जो सिंपल सी एक बात बोलता है रिलेटेड टू एडजुडिकेशन। जितनी भी एडजुडिकेशंस होती हैं, जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के साथ या रीजनल डायरेक्टर के साथ, आजकल वो एडजुडिकेशन कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है। तो अभी बोला है सारा का सारा प्रोसीडिंग्स कैसे होगा? इलेक्ट्रॉनिकली होगा थ्रू एडजुडिकेशन प्लेटफॉर्म। और ये प्लेटफॉर्म किसने डेवलप किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेवलप किया है। सो मिसलेनियस सिंपली सेज एडजुडिकेशन हो जाएगा ऑन एडजुडिकेशन प्लेटफॉर्म विच इज डेवलप्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड दैट इज इट अबाउट ऑल योर अमेंडमेंट्स हियर। बस इतने ही थे आप लोगों के अमेंडमेंट्स। आई होप आपके दिमाग में जो एक प्रेशर था अमेंडमेंट्स को रिलेटेड वो क्लियर हो गया होगा और एक क्लियर पिक्चर बन गई होगी। मोर ओवर मेरी तरफ से एक ही एडवाइस रहेगी आप सभी बच्चों के लिए, आपने जितना अभी तक पढ़ा है उसे बार बार पढ़ो, रिवाइज करते जाओ, PYQs देखो और इन अमेंडमेंट पर भी फोकस रखो। देयर आर चांसेस कि ICSI एग्जाम में अमेंडमेंट में से भी क्वेश्चन पूछता है रिलेटेड टू 3 to 5 मार्क्स, तो अभी इसे भी साथ साथ पढ़ते रहना। एंड आई होप आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। खूब खूब अच्छे से पढ़ो, जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय बाय।